प्रदेश में बागवानी फसलों का चलन बढ़ा। हरियाणा प्रदेश में बागवानी फसलों का चलन बढ़ रहा है। किसान अब पारंपरिक फसलों की बजाय सब्जी, फल, फूल जैसी बागवानी फसलों की तरफ रुख करने लगे हैं। हालांकि पारंपरिक खेती बंद नहीं हुई, लेकिन इसी बीच कुछ प्रगतिशील किसान अब पारंपरिक खेती करने वालों से कई गुना ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। अनेकों किसान ऐसे हैं जिनका मेन फोकस अब बागवानी फसलों पर ही है। इस खेती में ज्यादा लागत नहीं आती और फसल भी कम समय में तैयार हो जाती है। बाजार में हमेशा सब्जी फसलों की डिमांड रहती है, इसलिए मार्केटिंग की भी चिंता नहीं रहती। इन दिनों हरियाणा का कृषि और बागवानी विभाग भी सब्जियां उगाने के लिए किसानों को भरपूर सहयोग दे रहा है, जिसमें सब्जियों की खेती के लिए आर्थिक मदद और ट्रेनिंग का प्रावधान है। हरियाणा सरकार विशेष रूप से किसानों को उन्नत विधियों से सब्जी उगाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। बागवानी से प्रगतिशील किसानों को अच्छा मुनाफा। एक तरफ जहां मनोहर सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती या बागवानी के बारे में किसानों को जागरूक कर रही है, तो वहीं अनेकों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक और जैविक खेती या बागवानी अपनाकर अन्य किसानों से ज्यादा लाभ कमा ही रहे हैं, बल्कि सरकार की योजनाओं का भी जमकर लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं नंद किशोर। कुरुक्षेत्र के प्रगतिशील किसान नंद किशोर की सफलता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने बागवानी को अपनाया और अब क्षेत्र में उनकी एक अलग ही पहचान है। बागवानी की खेती ने जहां अच्छा मुनाफा दिया, तो वहीं किसान नंद किशोर एक कामयाब किसान के रूप में भी उभरे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पारंपरिक खेती को पूरी तरह से छोड़ दिया हो, लेकिन पारंपरिक खेती के साथ साथ ये बागवानी से भी लाभ उठा रहे हैं। किसान नंद किशोर ने बताया कि वो लाखों रुपए कमा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने भी काफी मदद की है। पहले तो गेहूं जीरी की करते थे जी, अब फिर गवर्नमेंट से थोड़ी ये गवर्नमेंट ने हमारा साथ दे दिया, ये पोलियो हाउस और नेट हाउस लगवा दिए। अब ये सब्जी की करने लगे जी। हमारे हम कणक भी उगाते हैं जी, अब भी उगाते हैं कणक और जीरी भी उगाते हैं। सब्जी में जी ये अपना जैसे टमाटर है जी, शिमला मिर्च है जी, फूल भी लगाते हैं, खीरा भी लगाते हैं। खीरे के टाइम सरकार ने बहुत ये अच्छा काम किया जी, और इसमें मतलब हर रोज जिम्मेदार पे पैसा आता है और अपना घर गृहस्थी ठीक चला लेता है। सरकार की बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी बहुत हमारा इसी के कारण थोड़ा घर गृहस्थी हमारा ठीक चलने लगा। तो गेहूं जीरी के अलावा आप गन्ना भी करते हैं वैसे साथ में। सब्जियां में तो हम ये टमाटर भी लगाते हैं जी, शिमला मिर्च भी है जी, जैसे फूल है फूल भी लगाते हैं। खीरे के टाइम फिर खीरा भी लगाते हैं। हमारे बदले 4-5 लाख की हो जाती है सब, मतलब इसमें 2.5-3 लाख का खर्चा भी है जी। उसमें गेहूँ तो यही है 40,000 50,000 बस इतनी होती है। गेहूँ में जीरी में पानी गेहूँ में तो वैसे कम ही लगता है, पर जीरी में बहुत ज्यादा लगता है जी पानी। हम तो यही कहते हैं जी भी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार इसमें जुड़े जी और सब्जी उगाएं और सब्जी का पैसा भी आता है जी हर रोज। वहीं किसान नंद किशोर के भाई जसमेर सिंह का ये कहना है कि सरकार की मदद से उन्होंने बागवानी खेती में हाथ आजमाया और न सिर्फ उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है, बल्कि वो अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी सामने आए। मैं पहले टीवी काम करता था, फिर किसी यार दोस्त का देखा मैंने, वहाँ पर मैंने काम ठीक लगे, फिर मैंने खुद भी स्टार्ट की है। सरकार ने बस हमारे को इसमें सब्सिडी दी जी, पहली फसल के ऊपर भी सब्सिडी है इसके ऊपर। मेरे पास 5 किले हैं, इसमें खीरा जी, शिमला मिर्च, टमाटर। तो खीरे की फसल के अंदर 6-7 लाख की एवरेज है, शिमला मिर्च की अगर सही चल जाए एवरेज 10 लाख की। किसानों की हर संभव मदद कर रही सरकार। कुरुक्षेत्र के प्रगतिशील किसान नंद किशोर और जसमेर सिंह तो प्रेरणा स्रोत बने ही हैं। ऐसे ही एक किसान हैं सोनीपत जिले के नवीन कुमार। गांव खेवड़ा के पढ़े लिखे किसान नवीन कुमार ने जहां बागवानी को अपनाया, तो वहीं सरकार की मदद से पॉली हाउस भी लगाया। एक तरफ जहां सरकार ने पॉली हाउस लगाने में उनकी मदद की, तो वहीं पॉली हाउस लगाते ही इनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। राम राम जी, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं जिला सोनीपत गांव खेवड़ा से हूँ। मैं 2012 से पॉली हाउस फार्मिंग शुरू की है हमने, और इससे पहले हम ट्रेडिशनल खेती जो हमारे पूर्वज करते थे वही कर रहे थे, जिसमें हम धान गेहूँ की फसलें लगाते थे। 2012 में मैंने देखा कि हमारे पड़ोस के गांव में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मोनोली गांव है, जहां से मैंने देखा कि पॉली हाउस लगने शुरू हुए थे। तभी मैंने भी सोचा कि मैं भी इस तरह का बदलाव अपने खेत में करूंगा। तो मैंने 2012 में पॉली हाउस और नेट हाउस अपने खेत में लगा लिया।
जिसमें हमने शिमला मिर्च की फसल और खीरा और लीलियम, 3 ये फसलें ही हमारी मेन होती थी, जिससे हमारी इनकम एक नहीं कम से कम 10 गुना इनकम एकदम बढ़ गई हमारी। पोली हाउस लगाने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद हॉर्टिकल्चर विभाग ने की है, या सरकार समझो इसको सरकार ने की है, क्योंकि पोली हाउस एक फार्मर का बजट नहीं है कि पोली हाउस लगा सके। पोली हाउस लगाने का 1 एकड़ का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए है, जो किसी भी किसान का भी इतना बजट नहीं होगा जो 1 एकड़ में 35 लाख रुपए लगा दे। सरकार की मदद से ये पोली हाउस हम 10 से 12 लाख रुपए में लगा लेते हैं। बाकी इसका व्यय जो इतना भी खर्चा होता है वो सरकार हमें दे देती है, लगभग 65% के आसपास। सरकार ने हर टेक्नोलॉजी, जितनी भी सरकार की ये एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, लो टनल, हर स्टैकिंग, हर टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट हमें मदद करती है, किसी पे 50%, किसी पे 60%। इसी वजह से हम आगे बढ़ पाए। किसान नवीन कुमार का ये कहना है कि वो बागवानी विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर ही खेती कर रहे हैं। किसान नवीन कुमार सिर्फ मजदूरों पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद भी पूरी मेहनत करते हैं। किसान को विभाग से पूरा साथ मिल रहा है। नई नई फसल और बीज के बारे में सही जानकारी हासिल कर प्रगतिशील किसान नवीन कुमार खेती करते हैं और इसीलिए ज्यादा लाभ कमा पा रहे हैं। वहीं नवीन कुमार ने खेती को अच्छा व्यवसाय बताया। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी अध्यापक हूं, लेकिन जहां भी मेरा परिचय पूछा जाता है मैं खुद को किसान बताता हूं और मुझे किसान होने पर गर्व है। विभाग से हमारे पास DHO साहब हैं और साइंटिस्ट हैं, वो सब आते रहते हैं हर 10 दिन में, 15 दिन में, जो हमें नई फसलों के बारे में बताते हैं कि आप ये लगाओ। उनसे हमें काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस मिलती है। आज के हिसाब से देखें तो हमारे जो यंग जनरेशन है वो खेती की तरफ नहीं जा रही है, सब खेती से भाग रहे हैं। खेती करना सब बेइज्जती समझते हैं। कहीं रिश्तेदारों में बैठे हैं, जब भी पूछते हैं क्या कर रहे हैं, कोई ये नहीं बताएगा खेती करता है, तब भी नहीं बताते कि हम खेती करते हैं। मेरा तो यही है कि खेती जैसे से बढ़िया बिजनेस आज के दिन कोई भी नहीं है। बड़े बड़े लोग आज के दिन खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे युवा इससे पीछे भाग रहे हैं। खेती बहुत अच्छा बिजनेस है और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर खेती करना बहुत फ़ायदेमंद है। मैं अपने बारे में जो बताऊं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जहां मेरा इंटरव्यू लिया जाता है, मैं यही बताता हूं कि मैं एक फार्मर हूं और मुझे फार्मर होने पर गर्व है। आलू की खेती के लिए किए जा रहे प्रयोग। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से किसानों को हर तरह की सहायता मुहैया करवाई जा रही है। करनाल में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र से किसानों को जहां प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहीं आलू की फसल की गुणवत्ता व बीमारी से बचाव के लिए भी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को आलू की खेती करने पर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। टिश्यू कल्चर लैब की जो हमारी सबसे पहली जो यूनिट है वो है वॉशिंग रूम। वॉशिंग रूम में हम जितने भी यूटेंसिल्स को हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जितनी भी बॉटल्स हैं या ग्लासवेयर्स, अन्य ग्लासवेयर्स हैं जिसमें हम प्लांट्स को लगाते हैं, उन सभी प्लांट्स को हम प्रॉपरली स्टरलाइज करते हैं, वॉश करते हैं डिटर्जेंट से और कुछ केमिकल से। उसके बाद हम वहाँ से उन प्लांट्स को, उन बॉटल्स को वहाँ से निकाल के और फिर मीडिया प्रिपरेशन रूम में पहुँचाते हैं। मीडिया प्रिपरेशन रूम में हमारा जो मीडिया है, मीडिया यानी कि जो फूड है, जो बैलेंस डाइट चाहिए प्लांट को, जिसमें कि सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं हम। वो फिर फूड प्रिपेयर करके और फिर उसके बाद उनको हम बॉटल्स में डालते हैं, स्टरलाइज की हुई बॉटल्स में, और उन बॉटल्स को हम फिर ऑटोक्लेव रूम में ले जाते हैं। ऑटोक्लेव रूम में हमारे पास 3 बड़े बड़े ऑटोक्लेव्स हैं, जिनकी जो कैपेसिटी है वो पर डे हमारे पास तकरीबन 500 से 600 लीटर मीडिया को स्टरलाइज करने की कैपेसिटी है। और उन ऑटोक्लेव्स में हम उस मीडिया को, जो बनाया हुआ मीडिया, उसको स्टरलाइज करते हैं और स्टरलाइज करने के बाद उस मीडिया को हम ले जाके मीडिया स्टोरेज रूम में रखते हैं। मीडिया स्टोरेज रूम में हम 2 से 3 दिनों तक उस जो बॉटल है उसको रखते हैं। उन बॉटल्स में अगर किसी भी तरह की कंटेमिनेशन है तो वो उन बॉटल्स में दिखाई दे जाती है। उसके बाद हम उन बॉटल्स को, अगर किसी में कंटेमिनेशन है तो उन बॉटल्स को हम यूज़ नहीं करते हैं, और अगर उसमें कोई भी कंटेमिनेशन हमें 3-4 दिनों में नहीं दिखाई देती है तो उन बॉटल्स को हम आगे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम उन बॉटल्स में, जो हमारे पास बॉटल्स तैयार हो गई हैं, उन बॉटल्स में हम जो प्लांट्स हैं हमारे, उनको माइक्रोपोगेट करते हैं। माइक्रोपोगेट करने का मतलब कि माइक्रो प्लांट्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, हमारे पास
एक जो प्लांट होता है उसको हम 3 से 4 टुकड़ों में काट लेते हैं और उन 3 से 4 टुकड़ों को हम उन बॉटल्स में लगा देते हैं। उन बॉटल्स में लगाने के बाद हम उन बॉटल्स को कल्चर रूम में रख देते हैं। कल्चर रूम में वो बॉटल्स तकरीबन 15 से 20 दिनों बाद वही साइज़ अटेन कर लेती हैं जिस साइज़ के प्लांट से हमने उसके 3 से 4 टुकड़े किए थे। तो इस प्रकार ये साइकिल हर 15 से 20 दिनों बाद हम प्लांट्स को माइक्रोप्रोवेट करते हैं और फिर ग्रो होने के लिए रख देते हैं, जिसे सब कल्चरिंग कहा जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। प्रदेश के किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इन प्रयासों का सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। सरकार सिर्फ किसानों को जागरूक करने का काम ही नहीं कर रही, बल्कि किसानों की आर्थिक मदद भी कर रही है। किसानों को हर संभव मदद देकर सरकार अपने अन्नदाताओं का न सिर्फ सम्मान कर रही है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसका सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है।